16 का क्या था, प्राइवेट था। तो आज हम वही क्वेश्चन 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे मूविंग एवरेज से। पेज तुमने बुलाया दावत दी। बात करेंगे तो पहले सोच लीजिएगा, रिकॉर्ड हो गई, आवाज आप ही पहुंचेगी। वैसे ही लोग आपसे मजन है और समझ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा। हाँ, फैन होंगे और फिर फैन पे ही लटका के तुम्हारे पास तो गलत वाला फैन है, उसको लेने का नहीं। बिल्कुल तुम इसी बात है, काम लगाती हो ऐसे भी लगी होती है सिखा सिखा के थक गया मैं, जी बोलते हैं सर आपने रिसीव का वही बात आई शूड। हाँ, मैं रवानी में लिख दिया कोई मसला कि परचेजेस नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे रिसीव और इशू और लिखेंगे इशू। उसमें हम परचेज लिखते। हाँ, यही अगर आप लोग नहीं है वो लोग दोबारा सुनने इस बात को, वजह ये है कि वो हम जब बनाते थे तो हम ट्रेडिंग बिजनेस का बनाते थे। तो ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली क्या करता था, परचेज करता था और उसे क्या कर देता था, सेल करता था। तो सेल बेसिकली जब आप शॉर्ट फाइबर वगैरह में देखते होंगे कि परचेजेस और सेल्स लिखा था। बेसिकली सेल्स भी गलत है क्योंकि सेल्स का मतलब है सेलिंग प्राइस पे, हालांकि यहाँ सेलिंग प्राइस पे नहीं आता, यहाँ तो आती है कॉस्ट प्राइस पे। तो सही नाम है होता था, अगर पार्ट 1 के हिसाब से बात करूं तो परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बैलेंस। सेल्स भी तो कह रहा हूं, बात समझेंगे तो सेल्स नहीं कहोगे क्योंकि सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यानी जब सेल हो रहा है तो उसकी दो प्राइस है, एक जिस पर बेचा और एक उसकी कीमत है। तो यहाँ पर सेल पे नहीं आता है, यहाँ हमेशा आता है कीमत पे। तो बेसिकली सेल्स नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप नीड्स एंड नीड्स की किताब उठाएंगे और उसमें सॉल्व देखेंगे तो उसने लिखा है परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बैलेंस। समझ गए? तो सेल्स टेक्निकली गलत है, चल जाएगा काम लेकिन टेक्निकल। मगर अब जो हम काम कर रहे हैं ये हम किसी ट्रेडिंग बिजनेस का नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं किसका, एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जिसके स्टोर रूम का कार्ड है। इसको स्टोर लेजर, इसको इन्वेंट्री लेजर, इस तरह के नामों से याद रखा जाता है। तो यहां पे बेसिकली इन्वेंट्री रिसीव होती है, इन्वेंट्री फैक्ट्री के लिए इशू होती है। तो इसलिए हमेशा रिसीव और इशू लिखते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के बच्चे मैंने देखे उनको रिसीव लिखवाया हुआ है टीचर ने और इशू लिखवाया हुआ है, तो वो भी टेक्निकली गलत है क्योंकि चलो रिसीव तो फिर भी सही है मगर इशू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस इशू नहीं कर रहा होता, ट्रेडिंग बिजनेस क्या कर रहा होता है, सोल्ड कर रहा होता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि इस वक्त यहाँ ये और लास्ट जो मैंने बताया वो। अच्छा जी, तो अब चूंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वेटेड मूविंग एवरेज से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है वेटेड मूविंग एवरेज। अब यहां पे भी ये मानना जरूरी है आप लोगों को कि जब भी कभी वेटेड मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, तो ये लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में बताया था।
अब और अभी आप देखिएगा भी, याद रहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो सिस्टम होते हैं, एक पीरियोडिक और दूसरा परपेचुअल। बुनियादी फर्क क्या है? अगर आज से कहा जाए, आपको पूछा जाए कि पीरियोडिक और परपेचुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जवाब आपका ये होना चाहिए। देखिए एक पूरा एंट्रीज का सिस्टम है, दो चीजों का फर्क है। एक इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का फर्क है पीरियोडिक में और परपेचुअल में। पीरियोडिक में हमेशा परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड होता है, रिटर्न अलग रिकॉर्ड होती है, डिस्काउंट अलग रिकॉर्ड होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलग होती है। यानी एक इन्वेंट्री ही है ना, पहले किस नाम से आई? परचेजेस के नाम से। रिटर्न हुई तो परचेज रिटर्न, डिस्काउंट मिला तो परचेज डिस्काउंट, और ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ये चार नाम हो गए, लेकिन सबके सब एक ही कॉस्ट से जुड़े हुए हैं। कौन से कॉस्ट से? मर्चेंडाइज से। तो इसी को बदल करने के लिए परपेचुअल में एक अकाउंट इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और वो खरीदो तब भी इन्वेंट्री डेबिट, रिटर्न करो तब भी इन्वेंट्री क्रेडिट, डिस्काउंट मिले तब भी इन्वेंट्री क्रेडिट, सस्ती हो गई। और अगर ट्रांसपोर्टेशन भी हो, क्योंकि आप उसको भी इन्वेंट्री के नाम से, शायद आप सोचेंगे बात करेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन को क्यों इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो सोचिए जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट बनाते थे इनकम स्टेटमेंट में, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी तो परचेजेस में क्या करते हैं? ऐड करते थे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इज द पार्ट ऑफ परचेजेस कॉस्ट, जो आप खरीद रहे हैं। हमेशा आपने ये सीखा है, डेप्रिसिएशन में भी सीखा है आपने कि फिक्स एसेट की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता था। तो बजाय अलग से बाद में ऐड करने के, हम उसी लम्हे क्या करते हैं? डाल देते हैं। उसकी वजह इसके आसान से एक नुस्खा ये रखा जाता है कि अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी है, बस कीजिए ऐसे 10 मार्कर खरीदे गए, आसानी की खातिर बोल रहा हूं कि 10 मार्कर 100 रुपए के खरीदे गए, तो हर मार्कर कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ। अब फर्ज कीजिए 100 रुपए ही लाने के खर्चे हो गया, तो हर मार्कर को लाने का कितना खर्चा हुआ? 10 रुपए। तो खरीदा 10 रुपए पर यूनिट, लाने पे खर्चा हुआ 10 रुपए पर यूनिट, तो इन्वेंट्री जब रिकॉर्ड होगी तो वो रिकॉर्ड होगी 20 रुपए पर यूनिट। समझ में आई बात? मिला दिया जाएगा उसकी कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? इन्वेंट्री की खरीद की कॉस्ट और इन्वेंट्री के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। ठीक है, ये सादा सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त इतना मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे कोई इतना ज्यादा नहीं करना, लेकिन एक बात हो रही थी तो मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया कि परपेचुअल। और आखिरी बात, सवाल ये जहन में आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई वहां परचेजेस यहाँ इन्वेंट्री। तो देखो एक बात बताओ, जब हम पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते थे तो रिकॉर्डिंग के बाद आखिर में एंडिंग इन्वेंट्री निकालते थे, तो किस नाम से रिकॉर्ड करते थे? एंडिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक में जब रिकॉर्ड करते थे तो एंट्री बनाते थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। यानी अल्टीमेटली बची हुई इन्वेंट्री किस नाम से रिकॉर्ड होती थी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड होती थी। तो बात वो कहता है यही है परपेचुअल कि जब आखिर में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ही के नाम से रिकॉर्ड करना है तो आखिर में क्यों कर रहे हैं? शुरू में ही उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर लो? इन्वेंट्री के नाम से। लेकिन ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं जिसको मैं यहाँ आता कर सकूंगा, मगर दो बातें बतानी थी। पहली बात हो गई कि पीरियोडिक और परपेचुअल में रिकॉर्डिंग का फर्क है, और रिकॉर्डिंग का फर्क जब बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग के अकाउंट्स क्या है? अलग अलग है। दूसरा टाइमिंग का फर्क है कि पीरियोडिक में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है हमेशा साल, महीना या जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसके आखिर में, जबकि परपेचुअल में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है हमेशा हर परचेज और हर सेल्स के, यानी हर खरीद के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू या उसके बैलेंस बढ़ जाता है, और हर सेल या इशू के बाद उसका बैलेंस क्या हो जाता है? तो परपेचुअल और पीरियोडिक में आइंदा अगर आपसे कोई पूछे कि बुनियादी क्या फर्क है, तो आपका जवाब दो बातों पर होना चाहिए। एक, रिकॉर्डिंग के अकाउंट्स का फर्क है, दूसरा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के टाइमिंग का फर्क है। एक में एक दफा होती है, आखिर में होती है, जबकि परपेचुअल में बार बार होती है, हर खरीद और हर फरोख्त के बाद। ज़हन में सवाल आ सकता है इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? तो जवाब यह है कि जब भी कोई छोटा बिजनेस होता है तो वो साल में एक दफा भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ले तो इनफ है, और अगर बड़ा बिजनेस होगा तो उसको बहुत जरूरी है कि वो अपनी इन्वेंट्री की तादाद पर, उसकी मकदार पर हमेशा नजर रखे। क्योंकि आप सोचिए कि इम्तियाज इतना बड़ा सुपर स्टोर है, तो क्या वो हर रैक में जा जाके हर वक्त भागते रहेंगे कि किस रैक में इन्वेंट्री खत्म हो रही है?
जबकि एक पान की दुकान में या एक छोटे से जनरल स्टोर में बैठा हुआ शख्स तो सामने उसको शेल्फ नजर आ रहा है कि यार इसमें कम हो गया, इसको खरीद लेता हूँ, इसको ले आता हूँ, इसको बेच देता हूँ। लेकिन एक सुपर स्टोर के अंदर आसान नहीं है कि वो हर शेल्फ में झांकता रहे। तो एक बड़ा सुपर स्टोर परपीचुअल सिस्टम इस्तेमाल करेगा, लेकिन एक छोटा जनरल स्टोर पीरियोडिक सिस्टम पे काम करेगा। समझ में आई बात? इसी तरह हर बिजनेस के लिए हो सकता है मेरी इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री हो तो मेरे लिए पीरियोडिक इस्तेमाल करना आसान है। मैं सीमेंट के बैग्स आते हैं और सीमेंट के बैग्स जाते हैं, मेरे पास कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं है, एक ही चीज है सीमेंट, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं परपीचुअल के चक्कर में पड़ूं। मैं किसको इस्तेमाल करता हूँ? पीरियोडिक। लेकिन अगर वहीं पे सीमेंट के साथ साथ सीमेंट की कई कंपनीज है, अलग अलग ब्रांड है, उनके अलग अलग उसके साथ के आइटम्स हैं, यानी आप जानते हैं कि सिरेमिक्स के भी आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आता है, तो एक ही चीज के कई चीजें हैं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं अलग अलग उनके हिसाब रखूं, वरना मेरे पास हिसाब नहीं रहेगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन से बिजनेस पे उनकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, उनकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से पीरियोडिक या परपीचुअल इस्तेमाल करें। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इस पे थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि इसको और कवर करूं, लेकिन इस वक्त ज्यादा मैं उसमें जाके इस चीज को नहीं रोकना चाहता। और मजीद एक बार पास पेपर में बहुत कम सवाल हैं या बहुत एक ही नौयत के सवाल आते रहे। इस चीज को समझने के लिए और मदद करने के लिए मैंने वेबसाइट पर स्टडी नोट्स कुछ बना दिया। वो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। वो पेटी वाला के उसकी जो शॉर्ट थे उसको मैंने पीडीएफ बना के रख दिया। अगर आपके पास पेटी वाला मौजूद है तो आप वहां से देख सकते हैं, वरना आप वहां से डाउनलोड करिए। उसमें सॉल्व में एक क्वेश्चन आपको पता है पेटी वाला का पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन वो आपको करवाता है और अगले क्वेश्चन को आपको कहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो मैं समझाऊंगा उसके बाद आप 90% ऐसे क्वेश्चन के काबिल हो जाएंगे जो आप खुद से कर सकेंगे। लेकिन कल एक दो क्वेश्चन है पीरियोडिक के हवाले से जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड में भी करवा दूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर पीरियोडिक से यही सवाल आ जाएगा तो किस तरह होगा। ठीक है, तो आप जल्दी से मैं इस सवाल को मूविंग एवरेज के साथ कंप्लीट करता हूं। आइए क्वेश्चन सामने रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई अभी रिटर्न वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने इसको पिक किया था। सबसे पहले अब जरा सा देखिएगा और टेक्निकली समझिएगा कि किस तरह कर रहा। जनवरी 1 की डेट डालिए और चूंकि जनवरी 1 पे जो इन्वेंट्री होती है वो कौन सी होती है? ओपनिंग होती है, ठीक है ना, बिगिनिंग होती है, तो वो हमेशा बैलेंस के कॉलम में। मुर्सा ये चल रहा है, रिकॉर्डिंग सब चल रही है, 12 मिनट 29 सेकंड, ठीक है, बहुत जबरदस्त। 400 यूनिट्स हैं, आप यहां लिखिए 400 यूनिट्स और थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा, फिर छपाई करिएगा, 2 मिनट दीजिए। और कितने के हिसाब से? 14 के हिसाब से कितना बनता है? 400 इंटू 14 5600। अब सुनिए एक बार गौर से, हो सकता है कल को यूनिट कॉस्ट ना दे, टोटल कॉस्ट आप डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट एक क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, तो आपने डिवाइड करना है। जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाज बच्चे ऐसा बेवकूफी करते हैं कि अगर वो उन्होंने टोटल कॉस्ट दे दी है तो वो समझते हैं, आदत होती है उनको कि यूनिट्स होंगे, वो उठाते हैं यूनिट कॉस्ट में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी फिगर आती है जो पता नहीं कितने जीरो के साथ कहाँ निकल जाती है। और मेरा ख्याल है कि इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए बीकॉम पार्ट में पहुंचते थे कि यार ये वाले जो है इतने 5600 का खरीद रहे हैं, उसके बाद 14-15 रुपए का खरीद रहे हैं, तो ऐसी क्या गुर्बत आ गई कि पहला आइटम सोने का खरीदा और उसके बाद जो है कोई कोयले का कारोबार कर रहे हैं। तो इसके ध्यान में रखिएगा कि ये किस तरह से लेके चले। अच्छा, अब इसके बाद एक और बताता हूँ बात, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। यहां तक आने के बाद आपने इसमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर रिसिप्ट्स हुए हैं 5 यूनिट। आप देखिएगा कि अक्सर इसमें परचेजेस का लफ्ज सवाल नहीं होता, क्योंकि स्टोर लेजर है, तो स्टोर लेजर में मैडम आपका फाइल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि कौन सा ईयर है मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, अगर बुरा ना माने तो आप निकाल लें, वरना बाकी आपकी अपनी मर्जी। जनवरी की 5 तारीख की डेट डालिए और 5 तारीख को इसने कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं? 500 यूनिट्स। अब जरा सा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, यार लिखिए कितने के हिसाब से? 13 रुपए के हिसाब से। ओके, गुड। मल्टीप्लाई 65 6500। अब सर 13.10 सर 13.10 550 है। ओके ओके, ये लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। देखो 6550। अब देखिए कैसे करना है, जरा सा इधर तवज्जो दीजिए। आपको यहां पर हमेशा एवरेज यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और इसका फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। और टोटल कॉस्ट जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट का कि जो शुरू की कॉस्ट है और जो खरीदी की कॉस्ट है उन दोनों को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया। यानी मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आपसे कहूं तो कैसे आएगी टोटल कॉस्ट कि बिगनिंग कितनी थी 5,600, परचेज कितना हुआ 6,550, दोनों को क्या कर लीजिए प्लस, कितने यूनिट्स थे 400, कितने खरीदे 500, टोटल यहां पे बना, आप बताइए 12,150 डिवाइडेड बाई 900 और आपकी एवरेज यूनिट कॉस्ट आ रही है सर आ रही है 13.5 30.550। क्या जीरो आ रहा है? हाँ सर जीरो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। कैलकुलेटर दे रहा है जीरो? नहीं सर कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेटर क्यों नहीं दे रहा जीरो? क्योंकि कैलकुलेटर क्योंकि कैलकुलेटर साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहा है और हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मैडम हजरात याद रखिए कि हम सब साइंटिफिकली कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम रुपए पैसे की कैलकुलेशन कर रहे हैं और जब 50 पैसा कहेंगे तो उसके साथ जीरो लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब तवज्जो दीजिएगा इधर छापने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो याद रखिए कि आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए कितने यूनिट हो गए 900, कितने के हिसाब से हो गए 13.50 के हिसाब से, टोटल वैल्यू है 12,150। कोई जरूरत नहीं अलग अलग दिखाने की, टोटल दिखा दीजिए डायरेक्ट। समझ में आएगा कि आपके पास पहले कितने थे 400, अब कितने हो गए 900, कितने के हिसाब से 13.50, टोटल कॉस्ट 12,150। अगर हम इसको अलग अलग भी दिखाएंगे तब भी वो क्लियर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाली यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ इस्तेमाल करना है इसको 13.50 को इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको दिखाना उसको ना दिखाना कोई माने नहीं रखता। क्लियर? अब लेकिन यहां पे आने के बाद आप 13.50 के बाद एक चीज और आपको बता दूं, एक अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा के रखिए, एक रेड लाइट। मैं बार बार कहता हूं एक एज एन अकाउंटेंट आपके पास एक फिल्टर होना चाहिए, एक ऐसा रेड लाइट होनी चाहिए जो आपको सही और गलत की तरफ गाइड कर सके। जरा आप मुझे बता सकते हैं शुरू में कॉस्ट कितनी थी यूनिट कॉस्ट? जब हमारे पास 400 यूनिट थे जनवरी 1 में तो 14 कॉस्ट नहीं 14 रुपए, लेकिन अब हमारे पास जो कॉस्ट है वो 13.5 रुपए हो गई, यानी 50 पैसे कम हो गई। क्या आपके जहन में इसकी लॉजिक है क्यों कम हुई? सर क्योंकि हमने जो क्योंकि आपने जब ये यूनिट नए वाले खरीदे हैं वो कम कॉस्ट वो आपके क्या है पहले 14 के मुकाबले में कम है। तो आप सब लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए, आपको भी याद होगा मीन मीडियन मोड होता था, तो मीन में एवरेज होता था। तो 13, 10 और 14 के दरमियान की एक फिगर आई है और वो क्या आई है 13.50। तो क्या फिल्टर होना चाहिए कि अगर कभी कैलकुलेट करते हुए आपकी फिगर आ रही है 15.50 या आ रही है 14.50 तो फौरन आपके दिमाग में आपको एक रेड लाइट जल जानी चाहिए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है जब 14 थी और ये 13.10 है तो ये फिगर उन दोनों के मीन के दरमियान में होगी, दरमियान में होगी। ये इस क्लास बाउंड्री से ना उधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, ना इधर ज्यादा हो सकता है कि 14 से ऊपर चली जाए और ना 13.10 से नीचे हो। और इसी तरह से एक बात और बता दूं कि किसके करीब होगी, याद होगा ये भी मुझे स्टैट्स के एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं कि अगर इस वक्त 14 रुपए के 400 यूनिट जबकि 13.10 के 500 यूनिट तो ये 13.10 के ज्यादा करीब होगी। अगर आप देखें तो 10 और 50 के दरमियान 40 का फर्क है, जबकि 14 और इसके दरमियान 50 का फर्क है। चूंकि इसके यूनिट्स ज्यादा थे तो नीचे वाले साइड पर ये ज्यादा ट्रेंड रहा और अगर ऊपर वाले में देखें तो ज्यादा फासला रहा। ये पढ़ा था ना आपने, कौन सा था बोर्ड में मेरा ख्याल है इसमें ये चीज आती थी कि फ्री यानी अगर आप फर्स्ट कीजिए कि ये 500 की जगह ये भी क्या नाम है 300 होता तो आप देखते कि वो जो यूनिट कॉस्ट आती वो 14 के ज्यादा करीब होती, 13.10 से ज्यादा दूर होती। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकली आप पढ़ चुके हैं मगर आपके दिमाग में होनी चाहिए और वो फिर आप जब कैलकुलेट कर रहे होते तो आते हैं। सर आपने चीज बताई थी कि कल पिछली क्लास में कि आपने बोला था कि हर क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे यूनिट हम लोग लेते जाते हैं वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है।
यूनिट गिरता जाता है, यानी अभी 13-10 में लिया, उसके बाद हम लोग 12-10 में आ जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था इस सवाल में ऐसा है कि हम जब परचेज कर रहे हैं तो आपकी प्राइसेस कम हो रही है, जबकि अमूमन जब हम काम करते हैं तो प्राइसेस कम नहीं होती बल्कि प्राइसेस बढ़ती है। ये बात की थी, ये बात हमने नहीं की थी कि प्राइसेस कम होती जाती है, कम कहीं नहीं होती। नॉर्मल हालात में, इन्फ्लेशन में, जहां भी इकोनॉमी में होती है वहां प्राइसेस बढ़ रही होती है। ये इस क्वेश्चन का खासा है, इसमें कम हो रही है, लेकिन इसमें हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, एग्जामिनर का ही अपना बिल है। 5 तारीख के बाद द नियरेस्ट डेट इज 9th, ठीक है, परचेज है 9 को, 9 को परचेज ही 9 की डेट आ रही है। कितने यूनिट परचेज हुए? 200 यूनिट परचेज हुए। कितने के हिसाब से परचेज हुए सर? 1240 2480। क्या किया जाए अब मैं दोबारा एवरेज यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब मैं इतना शो करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद मुझे टोटल करके बता दीजिए। किसको? तो एक दफा चले शो कर देता हूं। 12150 प्लस 2480, नीचे 900 यूनिट पहले थे, 200 यूनिट और खरीदे गए। कितना बना भाई? 0 8 5 13 4 1 5 6 2 2 4 और 1, यही है। और नीचे आ जाता है 1100। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कॉस्ट? 13.30। 13.30। अब आप अगेन आप देख सकते हैं, आप अगेन देख सकते हैं कि ये 1350 और 1240 के दरमियान की कॉस्ट है। आप देख लीजिए, ठीक है, तुमसे बाउंड्री से निकलेगी। और आखिरी बात, ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है मूविंग एवरेज का। क्यों हुआ कहलाता है मूविंग एवरेज? पीरियोडिक में सिर्फ कहते हैं वेटेड एवरेज, जबकि परपेचुअल में नाम देते हैं वेटेड मूविंग एवरेज। वजह आपकी एवरेज कॉस्ट मूव कर जाती है। पहले कितनी थी? 1350, अब और कम हो गया आगे 1330। क्यों? क्योंकि अब परचेज करने वाला यूनिट्स पहले के मुकाबले में भी और क्या है, सस्ता है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा होता तो आप देखते कि वहां पे एवरेज कॉस्ट भी क्या होती जाती, बढ़ती जाती। मैडम सुन रही है? 9 तारीख के बाद जरा बताएं खरीद तरीन डेट कौन सा है? आप में से मैडम कौन है? जी सर 12 है, ठीक है। 12 तारीख को इश्यू हो रहा है, देखिए और से 12 तारीख की डेट आ रही। अब यही पे समझिए कितने यूनिट्स हैं जो मतलब इश्यू हुए? 600। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में एक मुसीबत थी, पहले वाले लेने हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट वाले लेने हैं, इसमें कोई मुसीबत नहीं है। आपने डायरेक्ट 600 पूरे लिख देने हैं। बल्कि 1 मिनट यार, सॉरी, एक चीज रह गई, मालूम चाहता हूं, पहले मैं यहां कंप्लीट कर लूं इस चीज को। क्या कि टोटल कितने यूनिट्स थे? 1100। कितने के हिसाब से? 13 रुपए 30 पैसे के हिसाब से, और टोटल है 14,630। ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे लिखना था, मैंने लिखा ही नहीं। ओके सर। तो अब रह गए कितने यूनिट सोल्ड हुए? 600, ठीक। कितने के हिसाब से? 13 रुपए 30 पैसे के हिसाब से, 7,880 और 7,980। ठीक है, पीछे आवाज 380 की आई। 980। 7,980 सही है। 980 सब कुछ बनाते हैं, अल्लाह हकला ना बनाए। सर वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा लिखा है। तुम इतना रुक क्यों बोलोगे? सर वो तुम्हारे होते कैसे क्या करना? तुमने रात में गुंडा मारना है। 1100 यूनिट्स थे, ये सर 500 बच गए। 600 यूनिट क्या हो गए? सोल्ड हो गए, 500 बच गए। कितने के हिसाब से? 13 के हिसाब से। अब एक चीज यहां पे सुन लीजिए, आज आप 13 रुपए 30 पैसे लिख दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 6,600। अच्छा एक चीज अब यहाँ प्लीज जरा सुनिएगा, 650 ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने उसका बाहर किया। मुश्किल बात एक बताने जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि अल्फाज ऐसे रहे कि बात समझ में आ जाए, क्योंकि यही पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
सबसे पहली बात ये बता दूं कि देखो आज मैंने जब ये 2 दफा एवरेज यूनिट कॉस्ट निकाली है वो तो आप सुन लो, फिर बीच में तुम बोलोगे क्या। इनमें बड़ी राउंड वैल्यूज है, यानी राउंड वैल्यू का मतलब ये है ये कि 1350 था, ये 1330 था। कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास 13,5,5,5 की वैल्यू आ जाए, यहां पहुंचे 13,3,3,3 की वैल्यू। एवरेज कॉस्ट में अक्सर ऐसा होता है कि राउंड नहीं होता। उस सूरत में मुसीबत ये होती है कि अगर मैं पॉइंट को 2 डिजिट पे ले जाऊं, छोड़ दूं पीछे वाले डिजिट या 1 डिजिट बढ़ा दूं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो उस पॉइंट के फ्रिक्शन की वजह से मेरे टोटल कॉस्ट के यूनिट जो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो या तो बढ़ जाएगी या फिर वो कम रह जाएगी। अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यानी इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो आप जरा देखिए 7,900 कितने यूनिट थे? 14,630। कितनी यूनिट्स थी? कॉस्ट कितनी थी? 14,630। कितनी कॉस्ट बिक गई? 7,980। तो 14,630 से अगर 7,980 आप माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट यही फिगर आएगी 6,650। क्यों? क्योंकि ये राउंड फिगर थी। लेकिन अगर इसी बात को समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर एवरेज कॉस्ट 13.33 पैसे लेता हूं, 33 पैसे। अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए 13.333 से। सर 958, 998 ठीक है। और फिर अब अगर मैं 500 यहां को 13.33 से 665 सही है। Yes. अब जरा इन दोनों को टोटल कीजिए तो इसके बराबर नहीं आएगा। करिए इन दोनों को टोटल 7798 और 665 सर 14,663 कितना आया? 14,663 इन दोनों का टोटल 14,663। हालांकि ये कितना था? सही है, 3 रुपए बढ़ गए, 3 रुपए की बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गए, 33 पैसा का फर्क, 33 रुपीस का फर्क आ गया। तो अक्सर फ्रैक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन में अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमेशा ये चंद रुपए का भी अगर फर्क हो और सोचो कि साल भर में कंपनी ने 200 दफा इश्यू किया हो तो 2 रुपए का फर्क भी 200 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो 4,000 तक पहुंच सकता है, या 20 रुपए का फर्क भी 4,000 40,000 तक पहुंच सकता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है कि जब यहां पर मल्टीप्लाई करके फिगर निकाली जाती है तो यहां वाली फिगर को कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं निकालते, बल्कि उसको 14,630 से 7,998 को माइनस करके ये वाली फिगर हमेशा निकाली जाती है। ठीक है, यानी अगर अभी बोलूं तो क्या 14,630 को 7,998 से माइनस कर दीजिए और 6,632। अगर चाहे वो सही नहीं होगी लेकिन उसको सही माना जाएगा ताकि वो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो खत्म हो जाए, को 10 रुपए से ओवर ना हो बुकिंग और ना ही अंडर, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए। ठीक है, ये बात माइनर है कि 10 रुपए इधर ज्यादा आ गए या 10 रुपए उधर ज्यादा आ गए, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर टोटल का फर्क आएगा तो वो मसला होगा, क्योंकि फिर वो आखिर में रिकंसाइल नहीं हो सकेगा। तो आज के बाद मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी कभी आप एवरेज निकालें और वो एवरेज पॉइंट्स में आ रहा हो तो आपका क्या होना चाहिए कि जब आप बैलेंस यूनिट की तरफ पहुंचे तो बैलेंस यूनिट कभी भी मल्टीप्लाई करके ना निकालें, बल्कि टोटल से इशूड वाले को माइनस करके वो वैल्यू लिखें। क्लियर कर सका मैं आपकी बात? समझ में आ गई बात? आखिरी बात, इसी वजह से बाज दफा इस जगह पे बैलेंस में आप देखिएगा बाज किताबों में यूनिट कॉस्ट का कॉलम ही नहीं होता है, वो सिर्फ 2 कॉलम रखते हैं बैलेंस मूविंग एवरेज, एक रखते हैं यूनिट्स और एक रखते हैं टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी कॉस्ट इतनी ये आनी है, फ्रैक्शन में आनी ज्यादा, और फिर उन्होंने मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, वो हमेशा क्या करेंगे, बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल से क्या करके माइनस करके। इसीलिए सवाल के शुरू में जब मैंने समझाया था कि कभी कभी टोटल कॉस्ट देगा यूनिट्स नहीं होंगे तो तुमने डिवाइड करके लगा, तो उसमें क्यों नहीं होता? उसमें इसीलिए नहीं होता कि वो लोग
यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल ही नहीं करते। वो यूनिट कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट करके रख लिया, इसको इस्तेमाल किया, दूसरा दबाया यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, जब यहाँ सेल की जरूरत आई तो 1330 इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहां जब पहुंचे तो 1100 से 600 माइनस करके 500 लिखा और इस टोटल से ये माइनस करके ये निकाल लिया, यूनिट कॉस्ट को शो ही नहीं किया। तो कभी अगर आप फ्यूचर में पढ़े आगे जाके और यूनिट कॉस्ट का कॉलम ना नजर आए तो वो आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, कोई हैरान की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मूविंग एवरेज में अक्सर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं रहता, या आप कह लीजिए फ्रैक्शन में होता है। तो यूनिट कॉस्ट के बैलेंस को मालूम करने के लिए कभी भी यूनिट कॉस्ट को इस्तेमाल, इसकी लिमिट कितनी है? किस चीज की लिमिट कितनी है? वीडियो बंद हो जाएगी नहीं 30 GB मौजूद है मेरे पास। नहीं 3 GB की बात नहीं करता, क्या ये वीडियो कब तक कितने दिन चल रही है? रिकॉर्ड कर सकते चलने तो जब बंद हो जाएगी तो दूसरा पार्ट बना देंगे। तो आधा Pause part कर। बीच में मिस हो जाएगा ना फिर बच्चों को। क्या मिस हो जाएगा? अगर आप चलते रहे बीच में हम भी भूल गए तो सर आप ना अपनी टेंशन नहीं, खुदा के लिए बाकी की टेंशन ना ले और कोई बढ़ा नहीं। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब जल्दी से आगे चलते हैं, ये आपके पास पहुंचा। अब इसके बाद 12 तारीख के बाद याद रखिएगा भाई, जो आप लोग कैमरे में बैठे हुए सुन रहे होंगे अगर, तो ये याद रखिएगा कि इससे मैंने मिसाल ली थी, ठीक है, और इसका कोई ताल्लुक क्वेश्चन से नहीं था। 12 तारीख के बाद नियरेस्ट डेट कौन सी आती है? 25 को अगेन विजिट है। यस 25 की डेट डालिए। कितने यूनिट्स खरीदे गए? 700 और कितने के हिसाब से? 12 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। 700 12 रुपए 10 पैसे, क्या बना? 8470। यहां जाएंगे, इस जगह फाइंड आउट करेंगे। दोबारा तीसरी, ये पहली एवरेज कॉस्ट थी, ये दूसरी थी, नाउ मूविंग एवरेज थर्ड आ रहा है। 6650 प्लस 8470 डिवाइडेड बाई 7 5 1200 बनता है। 700 और 500 1200 कितना आ रहा है? अभी मैं टोटल कर लूं। 0 7 है, अभी मुझे अलग अलग निकालना, पहले से दिखाना हूं। 500 1200 700, तो ये कितना? 12 12.60 है। एक मिनट में ये थोड़ी क्या बन रहा है? 70 और 15,120 15,120 अच्छा, ये 1200। अब बताइए 1260 12.60 तीसरी कॉस्ट यहाँ लिखिए, कितने यूनिट्स थे? 1200 हो गए। 1260 के हिसाब से 15,100। ठीक है, लास्ट 27 तारीख को 500 यूनिट इशू हुए। 27 तारीख की डेट डालिए, 500 यूनिट इशू करवाइए 12 रुपए 60 पैसे के हिसाब से। 6,300 6,300 1200 माइनस 500 बढ़ने वाले यूनिट 700। और चूंकि अभी आप कर सकते हैं 1260 से मल्टीप्लाई, क्योंकि राउंड फिगर कितनी? 8,820 सिर्फ 8,820 8820 8,820। बचने वाले यूनिट 700 8,819 280 14,280। चेक करते रहना। 0 16 4 20 का फिर 0 7 4 11 4 5 6 2 8 8 16। अब कितना परचेज कर दो? सर 17,500 बहुत अच्छा है। ध्यान है, किसी के लिए स्टाइल बना है, आप बुक के बोलेंगे तो
बोलूंगा पूरा है ना मुद्दा। सर लेकिन अच्छा लगता है सर, वही करके देखें, इधर माइनस उधर प्लस करें। चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका क्या था? पता है। बिगनिंग के 5,600 प्लस 17,500, ओके 5,600 प्लस 17,500 माइनस 14,280, आपके पास एग्जैक्ट 8,820 आना चाहिए। संभाल के रखो, अल्लाह ताला का एहसान है, तुम्हारा भी यार है। शाबाश। इसके साथ ही पहला वाला काम खत्म करते हैं, अब अगली बात की बात करते हैं।